अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम ऑडिट एविडेंस पढ़ने जा रहे हैं। अब ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करता है ऑडिटर, ताकि उसी की बुनियाद पे ऑडिटर अपना ओपिनियन दे। ऑडिटर का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। लेकिन ऑडिटर को उसके लिए सबूत इकट्ठा करने होंगे, सबूत कलेक्ट करने होंगे, यानी एविडेंस। और ऑडिटर को सबूत हासिल करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे, जिसको हम कहते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स। यानी कहानी ऐसे है कि ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या देना है? ओपिनियन। और ओपिनियन देने के लिए जाहिर सी बात है ऑडिटर को क्या गैदर करने पड़ेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे गैदर करने पड़ेंगे एविडेंसेस। इस एविडेंसेस की बुनियाद पे ही तो, इस एविडेंसेस की बेसिस पे ही तो ऑडिटर ओपिनियन देगा। और ये एविडेंस कलेक्ट करने के लिए ऑडिटर को लगाने पड़ेंगे ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स, और ऑडिट प्रोसीजर्स हम कैसे याद रखते हैं? कायरो। सही। कंफर्मेशन, एनालिटिकल, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंस्पेक्शन ऑफ एसेट्स, इंक्वायरी, रिकैलकुलेट, रीपरफॉर्म, ऑब्जर्व। याद आ रहा है? अब ये जो एविडेंसेस होने चाहिए जिसकी बेसिस पे ऑडिटर ओपिनियन दे रहा है, इसका बड़ा रोल है। एविडेंसेस अगर सही तरीके से और सही एविडेंसेस कलेक्ट नहीं किए तो बेटा सारा असर किस पे पड़ेगा? ओपिनियन पे पड़ेगा। किस पे दिया जा रहा है ओपिनियन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर कौन है? बेटा शेयर होल्डर इसका यूजर है। तो भाई बहुत ही गहरा मामला है एविडेंसेस। ठीक है। अब एविडेंसेस के बारे में याद रखना, ये सबूत है। तो आइजा 500 ये कहता है कि ये सबूत, एविडेंसेस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होने चाहिए। सही। तो अब मामला स्टार्ट करते हैं। हम यहां पे देखें आइजा 500 ऑडिट एविडेंस। आइजा 500 ये कहता है कि ऑडिट एविडेंस क्या है? These are all the information and explanation collected by the auditor by applying suitable audit procedures. सही। अप्लाई किए प्रोसीजर्स, अप्लाई किए ऑडिट प्रोसीजर्स, और गैदर क्या किए? एविडेंस। एविडेंस क्या है? इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। सही है। एंड दोज एविडेंस शुड बी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। बेटा सफिशिएंट का मतलब होता है क्वांटिटी, तादाद, और एप्रोप्रिएट का मतलब होता है क्वालिटी। ये दोनों चीजें एविडेंस के अंदर होनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? आइजा 500 कह रहा है भाई। सही। अब यहां पे ये देखें कि सफिशिएंट एविडेंस का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। तो एक ऑडिटर कितनी क्वांटिटी ऑफ एविडेंस हासिल करे, ये कैसे पता चलेगा? जाहिर सी बात है ये कुछ फैक्टर्स पे बेस करता होगा। और वो फैक्टर्स क्या हैं? लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ द ऑडिटर। हर ऑडिटर की नॉलेज अलग है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इन्वेंट्री को देखूं और इन्वेंट्री पे बोलूं कि यार इसमें से जो है ना, इसमें ज़्यादा रिस्क लग रहा है, मेरी नॉलेज के हिसाब से इन्वेंट्री जो है ना एक रिस्की आइटम है, ज़्यादा एविडेंस कलेक्ट करो। कोई दूसरा ऑडिटर उसकी नॉलेज के हिसाब से वो बोले यार इस पर कम एविडेंस कलेक्ट करो। तो लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ द ऑडिटर पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी क्वांटिटी ऑफ एविडेंसेस कलेक्ट करता है। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, लेवल ऑफ रिस्क असेस्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। बेटा प्लानिंग करते वक्त ऑडिटर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को असेस करता है ना। अगर रिस्क ज्यादा होगा
रिस्क ज्यादा होगा तो फिर ऑडिटर भी बोलेगा ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठे करो। बेटा अगर रिस्क ज्यादा, ऑडिटर बोलेगा सबूत ज्यादा कलेक्ट करो, सही है, एविडेंसेस ज्यादा उठाओ, एक एक चप्पा छान मारो, तो जाहिर सी बात है फिर एविडेंसेस की क्वांटिटी ऑडिटर बढ़ा देगा। और अगर रिस्क कम है तो ऑडिटर एविडेंसेस की क्वांटिटी को कम कर सकता है, सही। इसके बाद लेवल ऑफ मटीरियलिटी, जितना आइटम मटीरियल होगा, जितना सिग्निफिकेंट, जितना इंपॉर्टेंट, उतना ही एविडेंसेस की क्वांटिटी ज्यादा। जितना आइटम इममटीरियल या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर उसके बाद उसकी एविडेंसेस की तादाद कम हो जाएगी। एक बात और याद रखिएगा, जब ऑडिटर लेवल ऑफ मटीरियलिटी को इंक्रीज कर दे, यानी लेट से परसेंटेज ले ले मटीरियलिटी की 10, तो बेटा फिर बड़ी अमाउंट्स मटीरियल होंगी ना, बड़ी अमाउंट्स मटीरियल होंगी ना, तो लेवल ऑफ मटीरियलिटी ज्यादा होने से मटीरियल अमाउंट्स भी बड़ी हो जाएंगी, तो ऑडिटर फिर कम ट्रांजैक्शंस को एज अ सबूत हासिल कर रहा होगा, तो एविडेंसेस फिर ऑडिटर कम कर देगा। और अगर लेवल ऑफ मटीरियलिटी, यही लिख रहा हूं, लेवल ऑफ मटीरियलिटी ऑडिटर कम रखता है तो फिर मटीरियलिटी की अमाउंट कम आएगी, मटीरियलिटी की अमाउंट कम आएगी तो ज्यादा ट्रांजैक्शंस का ऑडिटर सबूत हासिल कर रहा होगा, एविडेंसेस की तादाद ऑडिटर बढ़ा देगा। ये मटीरियलिटी है यहां पे, ठीक है। इसके बाद मैटर अंडर कंसिडरेशन। मैटर अंडर कंसिडरेशन का क्या मतलब है, यानी नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट। इसको अब जरा देखो, लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रोविजन, अमाउंट कम थी, लेकिन ऑडिटर ने बोला यार ये मामला जो है ना वो रिस्की है, प्रोविजन के अंदर एस्टिमेट्स शामिल हैं, मैं तो ज्यादा एविडेंसेस कलेक्ट करूंगा, सही। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन थी ना, मैटर रिस्की था, जो प्रोविजन है वो इटसेल्फ उसकी नेचर रिस्की है, तो ऑडिटर ने फिर उस पर ज्यादा सबूत कलेक्ट किए। और कोई मैटर ऐसा हो सकता है जो ऑडिटर बोले यार ये इतना बड़ा सिग्निफिकेंट मसला नहीं है, तो सबूत कम हासिल करो, सही। तो ये सारी जो चीजें हैं, फैक्टर्स हैं, ये क्वांटिटी ऑफ द एविडेंसेस कितने कलेक्ट होंगे, इस पे ये सारा मामला बेस करता है, इन फैक्टर्स पे बेस करता है, सही। 1 2 3 4, सही। अब अगेन इसमें नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद क्या है, एप्रोप्रिएट एविडेंस। एप्रोप्रिएट का क्या मतलब बताया था मैंने आपको, क्वालिटी, यानी एविडेंस की क्वालिटी भी होनी चाहिए। और एविडेंस की क्वालिटी दो चीजों पे डिपेंडेंट है, एक रेलेवेंस, दूसरा रिलायबल। दोनों चीजों को वन बाय वन देखते हैं, पहले रिलायबल देखते हैं। रिलायबल क्या होता है बेटा, वो एविडेंस जो ट्रस्टवर्दी हो। एग्जाम्पल दे देता हूं यहीं पे, बेटा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे भरोसा करोगे या फोटोकॉपी पे, ओरिजिनल पे, राइट। क्यों, ट्रस्टवर्दी ज्यादा है, सही। मैनेजमेंट से इंक्वायर किया हुआ सबूत जो हासिल किया होगा वो ज्यादा रिलायबल है, या थर्ड पार्टी से किसी से कंफर्मेशन लिए वो ज्यादा रिलायबल है। सर जो थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लिए वो इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट होगी तो इसका मतलब उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा होगी। समझ आ रही है बात, कि ट्रस्टवर्दी होना, एविडेंस का ट्रस्टवर्दी होना, सही है। एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दी, ओरिजिनल वर्सेस फोटोकॉपी। डॉक्यूमेंट। एक और एग्जाम्पल आपको मैंने क्या दी, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इसके बाद मैनेजमेंट से लिया हुआ सबूत, मैनेजमेंट से लिया हुआ सबूत भी रिलायबल कहलाता है अगर इंटरनल कंट्रोल्स स्ट्रांग हो।
एविडेंस collected from the management if controls are strong। सर ऐसा क्यों? बेटा कंट्रोल्स बुरे हैं, कंट्रोल्स बुरे हैं तो मैनेजमेंट के जो बनाए हुए सबूत होंगे उसके अंदर भरोसा नहीं किया जा सकता ना भाई, वो वीक होंगे सबूत। सही। अच्छा, इसके बाद वो एविडेंस जो ऑडिटर ने खुद डायरेक्टली कलेक्ट किए हैं। सही। अब इस तरह के एविडेंसेस जो होंगे वो भी रिलायबल होते हैं क्योंकि ऑडिटर ने खुद डायरेक्टली जाके कलेक्ट किए हैं वो एविडेंस। तो ये मैंने आपको ट्रस्ट वर्दी सोर्स ऑफ एविडेंस की एग्जांपल्स दे दी। अब हम आते हैं रेलेवेंस पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रेलेवेंस। बेटा एप्रोप्रिएट एविडेंस के अंदर दूसरी चीज कौन सी है? रेलेवेंस। अब रेलेवेंस एविडेंस का मतलब, रेलेवेंट एविडेंस या रेलेवेंस का क्या मतलब है? लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको सबूत हासिल करना है, एग्जांपल दे रहा हूं, सबूत हासिल करना है ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी पे। यानी क्या मतलब है इस बात का? कंपनी के पास एक प्रॉपर्टी है और कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उस प्रॉपर्टी को दिखाया हुआ है। तो आप बहैसियत ऑडिटर ये जानना चाहते हो कि ये प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे है या नहीं है। अगर कंपनी के नाम पे होगी तो इसका मतलब ऑनरशिप कंपनी की है, और कंपनी की अगर ऑनरशिप है तो इसका मतलब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बिल्कुल सही रिकॉर्ड की हुई कंपनी का इस प्रॉपर्टी पे राइट है। सही। तो बताएं जरा आप क्या सबूत कलेक्ट करेंगे इस चीज प्रॉपर्टी की ऑनरशिप वेरीफाई करने के लिए? आप क्या सबूत इकट्ठा करेंगे? अगर मैं बीइंग एन ऑडिटर, ये देखें भाई, ऑडिटर बीइंग एन ऑडिटर क्या एविडेंस कलेक्ट करेगा? आप ऑडिटर हो, अगर आप बीइंग एन ऑडिटर जाके प्रॉपर्टी को फिजिकली इंस्पेक्ट कर लोगे तो क्या उससे ऑनरशिप पता चलेगी? जवाब, ऑनरशिप पता नहीं चलेगी। फिजिकल एग्जिस्टेंस से कैसे पता चलेगा किसकी प्रॉपर्टी है? तो प्रॉपर्टी किसके नाम पे ये पता करने के लिए उसके क्या देखने पड़ेंगे? इंस्पेक्ट करने पड़ेंगे ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स। जैसे ही इंस्पेक्ट करोगे ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स बीइंग एन ऑडिटर, तो ये वेरीफाई हो जाएगा प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे है या नहीं। इसको कहते हैं कि बिल्कुल रेलेवेंट एविडेंस कलेक्ट किया आपने। सही। एग्जाम्पल नंबर 2, अब आपको ये देखना है कि ये प्रॉपर्टी ये फिजिकली एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। ये चीज वेरीफाई करनी है। क्या वेरीफाई करना है? फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी की एग्जिस्टेंस पे सबूत लेना है। तो अब आप क्या करोगे? फिजिकली जाकर इंस्पेक्ट कर लोगे प्रॉपर्टी को, पता चल जाएगा मौजूद है या नहीं। सही। तो ये बिल्कुल एक रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस होगा। तो यहां पे ये रेलेवेंस कवर कर लिया। अब देखें दोबारा से एक दफा, ऑडिट एविडेंस क्या होना चाहिए भाई? ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होना चाहिए। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। और एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? क्वालिटी। क्वालिटी के अंदर दो चीजें आते हैं, एक आता है आपके पास रेलेवेंस, दूसरा रिलायबिलिटी। ऐसा ही था। क्वांटिटी के अंदर ये फैक्टर्स हैं, क्वालिटी के अंदर दो चीजें, रेलेवेंस और रिलायबिलिटी। रेलेवेंस का क्या मतलब है?
और प्रोसीजर वो लगाओ जिससे रेलेवेंट असर्शन वेरीफाई हो। असर्शन क्या है सर? बिल्कुल आसान अल्फाजों में बता देता हूँ। जैसे आपने एग्जिस्टेंस चेक की थी ना, ये एक असर्शन है। जैसे आपने ऑनरशिप चेक की थी ना, यानी राइट्स चेक किए थे, ये एक असर्शन है। तो इसको रेलेवेंट असर्शन पे रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर लगना चाहिए। फिर उसके बाद रिलायबल ट्रस्टवर्दी सोर्स ऑफ एविडेंस। तो ये था हमारे पास कि ऑडिट एविडेंस रिलायबल होना चाहिए, ऑडिट एविडेंस रेलेवेंट होना चाहिए। सही है, इसको हमने यहां तक कंक्लूड किया। अब जो की अंडरस्टैंडिंग थी वो हमारी क्या है? ऑडिटर लगाता है ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से? कायरो। ये सारे ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर लगाता है और हासिल क्या करता है? सबूत। हासिल क्या करता है? एविडेंस। ये एविडेंस क्या होने चाहिए? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। ठीक है, और इसी की बेसिस पे ऑडिटर फिर अपना क्या देगा? ओपिनियन। अगर एविडेंस जितने स्ट्रांग होंगे तो ओपिनियन भी उतना स्ट्रांग होगा, एविडेंस जितने वीक होंगे उतना ही ओपिनियन भी वीक होगा। चलें अब आते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट पे। ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन है? जरा समझिएगा कि ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी क्लाइंट जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हो। फॉर एग्जांपल आप ऑडिटर, मैं मैनेजमेंट हूं, मैं क्लाइंट हूं, तो मेरा जो एक्सपर्ट होगा उसको कहते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट। अब मेरा एक्सपर्ट कौन होगा? मेरा एक्सपर्ट होगा लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई लॉयर मैंने अपॉइंट किया हुआ है, प्रोविजन का केस चल रहा है, तो वो में क्या है? मेरे लिए मेरा एक्सपर्ट है। और आप बीइंग एन ऑडिटर उसको क्या बोल रहे होगे? ये मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है। सही है, तो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट क्या होता है? अब समझें, मैंने हो सकता है उसको अपने पास ऑर्गेनाइजेशन में बीइंग एन एम्प्लॉय रखा हुआ हो, या फिर मैंने उससे सर्विसेज ले रहा हूं, थर्ड पार्टी हो। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्या है? एम्प्लॉय और आउटसोर्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक्सपर्ट किस चीज का है? अपनी फील्ड का। भाई जो लॉयर है वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है। अगर मैंने रीवैल्यूएशन के लिए किसी एक्सपर्ट को बुलाया तो वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है। अगर मैंने इंजीनियर को एसेट की लाइफ एस्टिमेट करने के लिए बुलाया है तो वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, राइट? तो हु इज एक्सपर्ट इन द फील्ड अदर देन अकाउंट्स एंड ऑडिट। भाई उसको अकाउंट्स की नहीं पता, लॉयर आपको ये बताएगा आपके केस जीतने के चांसेस कितने हैं या नहीं हैं, आप हारोगे या नहीं हारोगे, अमाउंट कितनी होगी। उसको ऑडिट का नहीं पता कि उसकी प्रोविजन की एंट्री क्या बनती है, सॉरी अकाउंटिंग का नहीं पता कि उसको क्या एंट्री बनती है, उसको ये नहीं पता कि ऑडिट के आइजाज कौन से होते हैं, राइट? बट हिज वर्क हैज इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लॉयर ने आपको बताया, मैनेजमेंट को बताया कि आप ये केस नहीं जीत पाओगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या करेगी? उसका प्रोविजन बनाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब लॉयर को नहीं पता था कि भाई अगर मैं ये अल्फाज बोलूंगा तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन लॉयर के इन अल्फाजों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एक इंपैक्ट है। सही, तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन होता है? क्लाइंट एंटिटी का एम्प्लॉय या क्लाइंट एंटिटी ने किसी को आउटसोर्स किया हुआ वो काम, वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है और उसकी फील्ड का यानी उसके किए हुए काम का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एक इंपैक्ट होता है। एग्जाम्पल, लॉयर, लॉयर आपको एस्टीमेट देगा प्रोविजन का, प्रोबेबिलिटी बताएगा यानी आउटफ्लो के चांसेस बताएगा, जिसकी बेसिस पे आप क्या कर रहे होगे? ये लॉयर ने करके दिया काम, इसकी बेसिस पे मैनेजमेंट क्या कर रही होगी? इसकी बेसिस पे मैनेजमेंट ये लॉयर ने क्या किया? एस्टीमेट, यहां शॉर्टकट करके लिख देता हूं भाई। अब इसकी बेसिस पे मैनेजमेंट क्या कर रही होगी? मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रोविजन बना रही होगी। तो देखा, लॉयर के काम का एक इम्पैक्ट पड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। वैल्यूएटर आया, उसने प्रॉपर्टी की क्या की? वैल्यूएशन। जैसे ही इसने प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की तो इससे मैनेजमेंट क्या करेगी? फिर
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपने एसेट की वैल्यू को रीवैल्यू कर देगी। इंजीनियर ने आके एसेट की लाइफ एस्टीमेट की, अब होगा क्या, इसकी बेसिस पे मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एसेट की डेप्रीसिएशन उसी हिसाब से चार्ज करेगी। सही। तो भाई मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम का, वो अपने काम का एक्सपर्ट होता है और उसके काम का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब होगा क्या, एक चीज जहन में रखिएगा, कोई भी हो, किसी भी शख्स का काम हो, जैसे यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपर्ट है ना, अगर उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे पड़ता है ना जाके उसके काम का, तो वो बंदा ऑडिटर के काम का है। अब ऑडिटर को क्या करना चाहिए, आइजा 500 ये कहता है कि ऑडिटर भाई, मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में ऑडिटर को बताता है कि ऑडिटर भाई, आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम पे रिलाय कर सकते हो, लेकिन पहले आपको उसके बारे में कुछ इवैल्यूएशंस करनी पड़ेगी, कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। और वो फैक्टर्स क्या हैं? वो फैक्टर्स ये हैं कि बिफोर रिलाइंग ऑन द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, आपको उसकी कॉम्पिटेंस देखनी होगी कि ये बंदे की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, जो लॉयर है भाई, वो कॉम्पिटेंट बंदा है या नहीं, उसका एक्सपीरियंस है या नहीं, इस चीज़ को इवैल्यूएट करेगा। लेट्स से उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह देखेगा, बोलेगा भाई आप लॉयर हो, सर्टिफिकेट्स बताओ, आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, कौन सी फर्म में आपने प्रैक्टिस की है। इसके साथ साथ उसका प्रोफेशनल बिहेवियर, यानी प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब क्या है, वो अपने काम को करते वक्त जो अप्लाइड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए उनको कंप्लाई करता है या नहीं, इसको कहते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर। यानी वो जब अपना काम कर रहा है तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहा है या नहीं। इसके बाद इंडिपेंडेंस, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मैनेजमेंट के साथ मिला हुआ है। अगर मैनेजमेंट के साथ मिला होगा तो जो एस्टीमेट्स हैं वो गलत करके देगा, मैनेजमेंट के फेवर वाले करके देगा। रिवैल्यूएशन करके दे रहा है तो रिवैल्यूएशन ज़्यादा करके देगा जानबूझ के, लाइफ को ऐसे एस्टीमेट करेगा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम हो जाए। तो देयरफॉर इंडिपेंडेंस को भी कंसीडर करना पड़ेगा, उसकी इंडिपेंडेंस को भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा, और उसके बाद उसकी मार्केट रेपुटेशन भी देखनी पड़ेगी। मार्केट रेपुटेशन कैसे देखें, बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, उनकी सबकी रेपुटेशन आपको पता होती है। अब मैं जैसे ही नाम लूंगा ना आपके सामने PwC का, तो आप बोलेंगे रेपुटेशन है ऑडिट फर्म, लेकिन इसकी मार्केट में एक रेपुटेशन है। इसी तरह जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है उसकी मार्केट रेपुटेशन को भी इवैल्यूएट करना जरूरी है। सही है। बीइंग एन ऑडिटर, उसके काम पे मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम पे रिलाय करने से पहले उसकी मार्केट रेपुटेशन को भी इवैल्यूएट करे। ये फैक्टर्स जब ऑडिटर कंसिडर करेगा तो उसके बाद आइजा 500 कहता है कि ये फैक्टर्स कंसिडर कर लो। ये फैक्टर्स जब कंसिडर करने के बाद तुम्हें लगे कि हाँ मैनेजमेंट एक्सपर्ट के अंदर ये 4 चीजें हैं, कॉम्पिटेंस है, प्रोफेशनल बिहेवियर है, इंडिपेंडेंस है, मार्केट रेपुटेशन है, उसके बाद कर लो उसके काम पे रिलाय। सही। तो ये था मैनेजमेंट एक्सपर्ट, जिसके बारे में आइजा 500 ने हमें बताया। अब हमने ऑडिट एविडेंस के अंदर जो बातें कवर करनी थी वो कवर कर ली हैं। ये लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।